लास्ट लेक्चर में हमने स्पेस आर एन और सी एन को कंप्लीट प्रूव किया था। आज हम प्रूव करेंगे कि स्पेस एल इंफिनिटी ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस रियल और कम्प्लेक्स इज कंप्लीट। कि स्पेस एल इंफिनिटी जिसमें सीक्वेंसेस हैं, बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसेस रियल नंबर्स की हैं या कम्प्लेक्स नंबर्स की हैं, ये स्पेस कंप्लीट है, हमने प्रूफ करना है। याद करवा दूं, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस ऐसी मैट्रिक्स स्पेस को कहते हैं जिसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। याद करवा दूं कि कॉची सीक्वेंस क्या होती है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी है और एक एक्स एन इसमें सीक्वेंस है, अगर हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए आपको एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म्स का आपस का डिस्टेंस यानी डी एक्स एम एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन हो, तब भी सीक्वेंस की टर्म्स का नंबर एन नॉट या उससे ग्रेटर हो। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है ये भी याद करवा देता हूं। अगर एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, इसमें एक सीक्वेंस एक्स एन को हम कहेंगे वो मैट्रिक्स स्पेस के एक पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रही है। अगर हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म्स एक्स एन जिनका नंबर एन नॉट या उससे ग्रेटर है और एक्स का डी जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। मैंने आपको बातें तीन याद करवा दी हैं। कौन कौन सी? कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस कौन सी होती है, कॉची सीक्वेंस कौन सी होती है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सी होती है। इस वक्त हमने प्रूव ये करना है कि स्पेस एल इंफिनिटी जो है वो कन्वर्जेंट है। एल इंफिनिटी स्पेस के बारे में थ्योरम में बताया गया है कि इसमें सीक्वेंसेस हैं, रियल या कम्प्लेक्स और जो बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं। इनके दरमियान डी कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है वो मैं आपको याद करवा देता हूं। अगर एल इंफिनिटी स्पेस में दो सीक्वेंसेस हम लें x1 और x2, x1 एक सीक्वेंस है, इसमें एलिमेंट्स x11, x21, x31 और सो ऑन है। नीचे वाला नंबर यानी जो सबस्क्रिप्ट है वो इस सीक्वेंस की टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सुपरस्क्रिप्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एल इंफिनिटी का एलिमेंट है। और अगर एल इंफिनिटी में एक और एलिमेंट x2 है, ये भी एक सीक्वेंस है, x12, x22, x32 सो ऑन, ये दो सीक्वेंसेस हैं एल इंफिनिटी में। अगर एल इंफिनिटी में ये सीक्वेंसेस हैं तो इन सीक्वेंसेस के सारे एलिमेंट जो हैं वो या रियल नंबर्स होंगे या कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अगर ये सीक्वेंसेस एल इंफिनिटी में हैं तो ये दोनों सीक्वेंसेस बाउंडेड होंगी। बाउंडेड का मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ कि सीक्वेंस x1 बाउंडेड है तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस xi1 का मॉडुलस सीक्वेंस 1 में से कोई सा भी एलिमेंट लें, उसका मॉडुलस एक रियल नंबर k1 से लेस और इक्वल होगा सीक्वेंस की हर टर्म का। इसी तरह से जब हम कहें कि सीक्वेंस x2 बाउंडेड है तो इसकी हर टर्म xi2 का मॉडुलस किसी एक रियल नंबर से लेस और इक्वल होगा। वो रियल नंबर फर्ज करें k2 है, सीक्वेंस की हर टर्म्स का मॉडुलस इससे लेस और इक्वल होगा। और इसके अंदर जो d है वो कैसे डिफाइन किया गया है? d इसके अंदर ऐसे डिफाइन किया गया है, दोनों सीक्वेंसेस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के डिफरेंस का मॉडुलस लें, यानी हम लें x12 माइनस x1 का मॉडुलस, फिर x12 और x11 का मॉडुलस, x22 माइनस x21 का मॉडुलस, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के डिफरेंस का मॉडुलस x32 माइनस x31 का मॉडुलस। और इस तरह से हम ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के डिफरेंस के मॉडुलस का एक सेट बना लें और इस सेट का अगर हम सुप्रीमम मालूम कर लें, क्या मालूम कर लें? सुप्रीमम, तो वो डी की डेफिनेशन है। सुप्रीमम जरूरी नहीं होता कि हर सेट का एग्जिस्ट करे, कुछ सेट्स का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, कुछ का नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन चूंकि ये सीक्वेंसेस बाउंडेड हैं इसलिए ये गारंटेड है कि ये सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। ये डी की डेफिनेशन जो है मैट्रिक्स स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। सुप्रीमम भी मैं आपको याद करवा देता हूँ। सुप्रीमम क्या होता है? स्मॉलेस्ट अपर बाउंड जो होता है उसे हम सुप्रीमम कहते हैं। लीस्ट अपर बाउंड भी जिसे हम कहते हैं। सुप्रीमम में दो खूबियां होती हैं, एक तो सुप्रीमम सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होता है और दूसरी खूबी ये होती है कि अगर सेट के और भी अपर बाउंड्स हैं तो
सुप्रीमम ऑन अपर बाउंड में सबसे स्मॉलेस्ट होता है। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है कि वो सीक्वेंस इस सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है तो सुप्रीमम उनमें सबसे स्मॉलेस्ट है। सुप्रीमम में दो खूबियां हैं। क्या दो खूबियां हैं? अगर ये सुप्रीमम है इस सेट का तो ये जो सुप्रीमम है xi1 माइनस xi2 के मॉडुलस का i की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक, ये इस सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। यानी ये ग्रेटर और इक्वल है x j2 माइनस x j1 के मॉडुलस से j की कोई भी वैल्यू ले लें 1 2 3, यानी इस सेट में से कोई सा भी एलिमेंट ले लें, जो सुप्रीमम है वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। एक खूबी सुप्रीमम में ये होती है। दूसरी खूबी सुप्रीमम में क्या है? दूसरी खूबी सुप्रीमम में ये है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट k है जो ग्रेटर और इक्वल है इस सेट के हर एलिमेंट से, यानी x i2 माइनस x i1 मॉडुलस से i की तमाम वैल्यूज के लिए, तो जो सुप्रीमम है वो इस नंबर से लेस और इक्वल होगा। तो याद रहे कि सुप्रीमम में दो खूबियां होती हैं। एक तो सुप्रीमम सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होता है या सेट का हर एलिमेंट सुप्रीमम से लेस और इक्वल होता है। दूसरा ये कि अगर सेट का कोई और अपर बाउंड हो, यानी एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो, तो सुप्रीमम उस एलिमेंट से लेस और इक्वल होगा। मैंने आपको याद करवा दिया एल इन्फिनिटी स्पेस में एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं और एल इन्फिनिटी स्पेस के एलिमेंट्स के दरमियान डी कैसे कैलकुलेट करते हैं। थ्योरम की तरफ आते हैं। थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि एल इन्फिनिटी स्पेस जो है वो एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए एक कॉची सीक्वेंस लेंगे और प्रूव ये करेंगे कि वो कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। एक कॉची सीक्वेंस ले लेते हैं इस सेट के अंदर। एल इन्फिनिटी में एक कॉची सीक्वेंस ले ली है xp। कॉची सीक्वेंस का मतलब आपको मालूम है कि अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिलेगा कि सीक्वेंस की जब टर्म्स लेंगे और उनका डी कैलकुलेट करेंगे, वो टर्म्स जिनका नंबर n0 से ग्रेटर इक्वल है तो वो डी एप्सिलॉन से लेस आएगा। ये हमने अज्यूम कर लिया है, सपोज कर लिया है। हमने कॉची सीक्वेंस ले लिया, कोई सी कॉची सीक्वेंस ले ली है और अब हम प्रूव ये करेंगे कि ये कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। कैसे प्रूफ करेंगे? उसी तरह से जैसे हमने Rn में प्रूफ किया था। पहले आइडिया बनाते हैं और फिर उस आइडिया को अप्लाई करते हैं। हमने एल इन्फिनिटी के अंदर एक सीक्वेंस xp ले ली है, यानी इस सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स हैं वो x1 x2 x3 सो ऑन है और हर एलिमेंट इटसेल्फ एक सीक्वेंस है। x1 एक सीक्वेंस है, x11 x21 x31, या कह लें xi1 जहां पर i चेंज हो रहा है 1 से इन्फिनिटी। इस तरह से x2 एक सीक्वेंस है, x21 x22 x32 एक सीक्वेंस xp है, जनरली x1 p x2 p x3 p सो ऑन। सीक्वेंस xq जो है उसके एलिमेंट्स x1 q x2 q x3 q और सो ऑन होंगे। ये सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे या रियल नंबर्स हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इनमें से हर सीक्वेंस इंडिविजुअली बाउंडेड सीक्वेंस है। जो सीक्वेंस xp है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस होने का मतलब है इस सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस xip का मॉडुलस i की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक वो किसी ना किसी एक रियल नंबर से लेस और इक्वल है। उस रियल नंबर का नाम हमने kp रख लिया है कि xip का मॉडुलस kp से लेस और इक्वल है। पहली सीक्वेंस की बात करें तो xi1 का मॉडुलस लेस और इक्वल टू k1 है। दूसरी सीक्वेंस की बात करें तो xi2 का मॉडुलस लेस और इक्वल टू k2 है फॉर ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इनके दरमियान हमने डी कैलकुलेट करना है। हमें गिवन ये है कि सीक्वेंस xp जो है कॉची है। इस सीक्वेंस की डिफरेंट टर्म्स के दरमियान जो डी है अभी हमने सीखा है कि वो डी जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर मुझे xp और xq सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस डी कैलकुलेट करना है तो क्या मेथड है? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस लेके मॉडुलस लेके उसका सुप्रीमम ले लिया जाए, यानी xip माइनस xi क्यू का मॉडुलस और इसका सुप्रीमम।
इस बात का हम इस्तेमाल करेंगे कि सीक्वेंस कॉशी है, ये डी हर एप्सिलॉन से लेसर इक्वल है। इसका इस्तेमाल करके हम प्रूव ये करेंगे कि ये जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म से एक सीक्वेंस बन रही है ये भी एक कॉशी सीक्वेंस है, जो सेकंड टर्म से एक सीक्वेंस बन रही है ये भी एक कॉशी सीक्वेंस है। हम प्रूव ये करेंगे ये जो पहले एलिमेंट से सीक्वेंस बन रही है जिसमें सुपरस्क्रिप्ट जो है वो चेंज हो रहा है, यानी मेरे पास जो सीक्वेंस बन रही है x1p जिसमें p चेंज हो रहा है 1 से इन्फिनिटी। जो सेकंड एलिमेंट से सीक्वेंस बन रही है, हर सीक्वेंस की सेकंड टर्म्स की मदद से जो सीक्वेंस बन रही है x2p p1 टू इन्फिनिटी, हम ये प्रूव करेंगे कि ये सारी सीक्वेंसेस जो हैं ये कॉशी हैं। ये सारी सीक्वेंसेस कॉशी हैं सीक्वेंस xp के कॉशी होने की मदद से। अगर ये सीक्वेंसेस कॉशी हैं, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं, R में या C में? हमें मालूम है R और C दोनों कंप्लीट हैं। कंप्लीट स्पेस के अंदर हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। जब ये प्रूव कर लेंगे कि ये सीक्वेंसेस कॉशी हैं तो प्रूव हो जाएगा कि ये हर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अज्यूम कर लेंगे कि ये सीक्वेंस जिस एलिमेंट को कन्वर्ज कर रही है वो x1 है, ये सीक्वेंस जिस एलिमेंट को कन्वर्ज कर रही है वो x2 है। इसी तरह से नेक्स्ट सीक्वेंस थर्ड एलिमेंट्स वाली x3 को कन्वर्ज कर रही है। ये जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ये रियल नंबर्स हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनकी मदद से हम एक नई सीक्वेंस बना लेंगे x और प्रूव ये करेंगे कि ये जो सीक्वेंस xp है ये सीक्वेंस xp इस सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रही है। और प्रूव ये करेंगे कि जो नई सीक्वेंस हमने x बनाई है ये सीक्वेंस l इन्फिनिटी में है। जब ये बातें हम प्रूव कर लेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि जो l इन्फिनिटी स्पेस है वो कंप्लीट स्पेस है। तो इन बातों को लिखते हैं। सबसे पहले हम इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है xp जो हमने सीक्वेंस अज्यूम की है वो हमारे पास कॉशी सीक्वेंस है। हर एप्सिलॉन के लिए इस सीक्वेंस की टर्म्स का जो d है वो एप्सिलॉन से लेस है जब भी p और q ग्रेटर इक्वल टू nr हो। dxp अभी हमने देखा है किसके इक्वल होता है, dxp जो है वो बेसिकली सुप्रीमम ऑफ xip माइनस xi है, लेस देन एप्सिलॉन है i की वैल्यूज 1 से इन्फिनिटी के लिए फॉर ऑल p एंड q ग्रेटर इक्वल टू n0। अभी हमने देखा था कि सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो सुप्रीमम से लेसर इक्वल होती है, तो यहाँ पर भी ये जो xip माइनस xi के मॉडुलस वाली एलिमेंट्स बन रहे हैं ये सारे सुप्रीमम से लेस हैं। xip माइनस xi का मॉडुलस लेसर इक्वल टू सुप्रीमम है। सुप्रीमम जो है वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होता है, तो i 1 से इन्फिनिटी तक जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं जब उनका सुप्रीमम लिया है तो हर एलिमेंट उस सुप्रीमम से लेसर इक्वल है। xip माइनस xi जो है i की हर वैल्यू के लिए सुप्रीमम से लेसर इक्वल है और सुप्रीमम एप्सिलॉन से लेसर इक्वल है। इन दोनों बातों को मिला लें तो हम कह सकते हैं कि xip माइनस xi जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल p q ग्रेटर इक्वल टू n0 एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i। अगर हम एक i को फिक्स कर लें, i की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो हमने बेसिकली ये देखा है कि x1p माइनस x1q का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी हम p और q को ग्रेटर इक्वल टू n0 लेते हैं। इसका मतलब है जो मेरे पास x1p सीक्वेंस बन रही है, कौन सी वाली सीक्वेंस, x1p सीक्वेंस का मतलब है ये पहले एलिमेंट्स वाली सीक्वेंस, ये एक कॉशी सीक्वेंस है। इसी तरह से i की वैल्यू 2 ले लेंगे तो x2p सीक्वेंस जो है वो भी एक कॉशी सीक्वेंस है। यहाँ से हम नतीजा ये निकाल रहे हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है x1p x2p यानी xip सीक्वेंस,
सीक्वेंस में p चेंज हो रहा है और i फिक्स है। XIP इज कॉशी सीक्वेंस फॉर ईच i की हर वैल्यू के लिए। i की वैल्यू 1 ले लें पहले एलिमेंट्स वाली सीक्वेंस, i की वैल्यू 2 ले लें सेकंड एलिमेंट्स वाली सीक्वेंस, i की वैल्यू 3 ले लें थर्ड एलिमेंट्स वाली सीक्वेंस। ये सारी सीक्वेंसेस क्या हैं? कॉशी हैं। ये कॉशी सीक्वेंसेस हैं, ये हैं कहाँ पर? क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस के सारे एलिमेंट जो हैं वो रियल या कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ये कॉशी सीक्वेंसेस कहाँ पर हैं? R में या C में। क्योंकि हर एलिमेंट जो है Xij वो या रियल नंबर है या कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब हुआ कि XIP जो है वो कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर है। हर XIP या R में या C में कॉशी सीक्वेंस है, I की वैल्यू 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। और चूंकि R और C दोनों ही कंप्लीट हैं, इसलिए हर सीक्वेंस इनमें से कन्वर्जेंट है। As R or C is complete, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि XIP जो सीक्वेंस P पे डिपेंड कर रही है इज कन्वर्जेंट I की हर वैल्यू के लिए। हर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, I की वैल्यू 1 लेकर सीक्वेंस बने या 2 लेकर या 3 लेकर, हर सीक्वेंस इनमें से कन्वर्जेंट है। सपोज कर लेते हैं कि जो XIP है वो कन्वर्ज कर रही है XI को, सीक्वेंस P के ऊपर डिपेंड कर रही है पहली, फिर I की दूसरी वैल्यू के लिए भी P वाली सीक्वेंस है, I की थर्ड वैल्यू के लिए भी XIP जो है वो XI को कन्वर्ज कर रही है। और XI कहाँ पर है? या तो रियल नंबर है या कम्प्लेक्स नंबर है। हम एक नई सीक्वेंस बना रहे हैं। कौन सी सीक्वेंस बना रहे हैं? X जो इन XI पर डिपेंड कर रही है, I की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इज ए सीक्वेंस इन R या C। ये R या C की सीक्वेंस है। इसी को साबित ये करेंगे कि ये L इन्फिनिटी में भी है। L इन्फिनिटी में प्रूव करने के लिए इस एक और बात प्रूव करना पड़ेगी कि ये बाउंडेड भी है। फिलहाल ये रियल या कम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंस है। हम प्रूव ये करेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस XP है जो हमने स्टार्ट में ली है वो इस सीक्वेंस X को कन्वर्ज कर रही है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो सीक्वेंस XP है वो X को कन्वर्ज कर रही है। XP X को कन्वर्ज कर रही है, ये शो करने के लिए हम जो सीक्वेंस हमारे पास XP है उसका pth एलिमेंट लेंगे जो कि इटसेल्फ एक सीक्वेंस होगी, X1P X2P और सो ऑन, और X सीक्वेंस लेंगे। X सीक्वेंस हमारे पास X1 X2 और सो ऑन है। और प्रूव क्या करेंगे? प्रूव ये करेंगे कि XP और X के दरमियान जो D है यानी जो सुप्रीमम है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के डिफरेंस के मॉडुलस का XIP माइनस XI के मॉडुलस का I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ये लेस है एप्सिलॉन से। ये चीज़ हमने शो करनी है, ये शो करने के लिए कि XP जो है वो X को कन्वर्ज कर रही है। उसके लिए सबसे पहले तो हम इस बात को लिख लेते हैं, क्योंकि XIP जो है वो कन्वर्ज कर रही है XI को, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट P अप्रोचेस टू इन्फिनिटी XIP जो है वो इक्वल है XI के, और ये I की हर वैल्यू के लिए है 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये मैंने इसको ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है। और XP X को कन्वर्ट कर रही है, इसको एप्सिलॉन से लेस शो करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारी XP जो है वो कॉशी सीक्वेंस है, और XP के लिए जैसे हमने पहले ये रिजल्ट बनाया था कि XIP माइनस XIQ
हर एप्सिलॉन से लेस है। ये हर एप्सिलॉन से लेस है, मैं बात करने लगा हूं एप्सिलॉन बाय 2 की। चूंकि XP जो है इज कॉशी सीक्वेंस, सो फॉर हर एप्सिलॉन के लिए, और मैं खास एप्सिलॉन की बात करने लगा हूं, मैं एप्सिलॉन बाय 2 की बात करने लगा हूं, हमें मिल रहा है एक नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। पहले मैंने n नॉट कहा था उसको, तब मैंने एप्सिलॉन लिया था। अब मैं चूंकि एप्सिलॉन बाय 2 की बात कर रहा हूं, तो मैं नंबर जो ले रहा हूं वो उससे डिफरेंट हो सकता है, उसको n1 ले रहा हूं। सच दैट क्या कंडीशन होगी? कंडीशन वही होगी जो हमने पहले देखी थी कि d xp और xq का, जो कि बेसिकली क्या बनता है? सुप्रीमम बनता है xip माइनस xiq के मॉडुलस का i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से। फॉर ऑल p एंड q ग्रेटर और इक्वल टू n1। हम ऐसा करते हैं, इसमें q पे लिमिट ले लेते हैं, लिमिट q अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर लेते हैं। सुप्रीमम i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी xip माइनस लिमिट q अप्रोचेस टू इंफिनिटी xiq लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो या एप्सिलॉन बाय 2 के इक्वल भी हो सकता है। मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ इस बात का कि अगर हमारे पास xn का मॉडुलस लेसर इक्वल टू k हो फॉर ऑल n, और हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी xn जो है वो एग्जिस्ट करती हो, तो उस सूरत में हमारे पास जो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी xn मॉडुलस है वो k से लेसर इक्वल होगा। इस बात का इस्तेमाल करने लगे हैं। xiq की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अभी हमने देखा है xip की लिमिट p अप्रोचेस टू इंफिनिटी xi के इक्वल है। ये सुपरस्क्रिप्ट p रखें q रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ q है तो बाय 1 ये जो कि हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, इसका आंसर xi है, वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सुप्रीमम i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी xip माइनस xiq की लिमिट को मैंने xi लिख लिया, इज लेसर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। अगर ये एप्सिलॉन बाय 2 से लेसर इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि एप्सिलॉन से लेस है। मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 सिर्फ इसीलिए लिया था कि मैं प्रूव करना चाहता था कि xip और xi का जो सुप्रीमम है, यानी xp और x का जो d है, वो एप्सिलॉन से लेस है। तो मैंने xp के कॉशी होने में, क्योंकि xp कॉशी हर एप्सिलॉन के लिए थी, तो मैंने वहाँ एप्सिलॉन बाय 2 का यूज़ कर लिया और इस बात का इस्तेमाल किया कि अगर किसी भी सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस किसी नंबर k से लेस हो और उस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती हो, तो फिर उस सीक्वेंस की लिमिट k से लेस या इक्वल होती है। इन बातों का इस्तेमाल किया है। ये बेसिकली d है हमारे पास, ये हमारे पास d है किसका? xp और x का। ये लेस हो गया एप्सिलॉन से। किन p's के लिए हुआ है? फॉर ऑल p ग्रेटर और इक्वल टू n1 के लिए। और क्या नतीजा निकल आया? इससे नतीजा ये निकल आया कि जो हमारे पास सीक्वेंस xp है वो किसको कन्वर्ज कर रही है? x को कन्वर्ज कर रही है। xp सीक्वेंस कन्वर्जेस x। जहां पे x क्या है? जहां पे x हमारे पास xi सीक्वेंस है जो हमने बनाई थी, ये r में या c में सीक्वेंस है, xp कन्वर्जेंट है, एक सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रही है। लेकिन अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि जो हमारी L इन्फिनिटी स्पेस है वो कंप्लीट स्पेस है। उसके लिए अभी हमने एक काम और ये करना है, वो ये कि ये एलिमेंट x जो है ये L इन्फिनिटी में मौजूद है। अब हम क्या शो करेंगे? अब हम शो ये करेंगे कि हमारे पास जो x है वो
एल इन्फिनिटी में है। एल इन्फिनिटी में क्या होती हैं? रियल या कॉम्प्लेक्स बाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं। ये जो x है ये रियल या कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस तो है। अब अगर हम इसको बाउंडेड सीक्वेंस भी शो कर दें तो हमारा मसला खत्म हो जाएगा। यानी एल इन्फिनिटी में शो करने के लिए हमें ये शो करना है कि x बाउंडेड है। इसके लिए हमें ये शो करना है कि ये सीक्वेंस x जो है ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसका बाउंडेड होना प्रूफ करते हैं। क्योंकि ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है किसी भी फिक्स्ड एप्सिलॉन के लिए, मैं इसका इस्तेमाल करके x को बाउंडेड सीक्वेंस प्रूफ करूंगा। क्योंकि किसी भी फिक्स्ड पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए सुप्रीमम जो है हमारे पास xip माइनस xi मॉडुलस का i फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी वो एप्सिलॉन से लेस है जब भी p की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू n1 हो। सुप्रीमम लेस है तो हर एलिमेंट भी लेस है। इसका मतलब है xip माइनस xi का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल p ग्रेटर और इक्वल टू n1। और मैं एक फिक्स p करने लगा हूं क्योंकि हर p के लिए है जिसका नंबर n1 या उससे ग्रेटर हो, तो n1 के लिए भी स्पेशली होल्ड कर रही है ये इनइक्वालिटी। xi n1 माइनस xi का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है। इसका मैं यूज करने लगा हूं, इसको मैं 2 कह लेता हूं। और प्रूव ये मुझे करना है कि जो सीक्वेंस x है वो बाउंडेड है। x को बाउंडेड प्रूव करने का मतलब यह है कि सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस किसी ना किसी रियल नंबर से लेस है। xi n1 जो है वो मैंने एलिमेंट लिया है कहाँ पर? l इन्फिनिटी में। ये एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस i के हिसाब से है, यानी हमारे पास xi n1 जो है वो बेसिकली सीक्वेंस है x1 n1 x2 n1 x3 n1 और सो ऑन। और ये एल इन्फिनिटी में होने का मतलब है कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि हमारे पास xi n1 जो है i की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के लिए इज ए सीक्वेंस इन L infinity, so it is bounded। ये बाउंडेड है। और बाउंडेड होने का क्या मतलब है? हमने बताया था एक नंबर मिलेगा रियल, उस नंबर का नाम मैं रख रहा हूं kn1 सच दैट xi n1 सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू k n1 है जब भी आप इसमें i की वैल्यू 1 2 3 से इन्फिनिटी कोई भी ले लें। xi n1 जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। xi n1 माइनस xi का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है और ये बात हर i के लिए है। मुझे x है जिसकी टर्म्स xi हैं उसको बाउंडेड शो करना है, तो फाइनली हम xi का मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। xi के मॉडुलस को लिखा जा सकता है xi माइनस xi n1 प्लस xi n1। मैंने xi n1 बीच में प्लस और माइनस कर ली। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं xi माइनस xi n1 का मॉडुलस प्लस xi n1 का मॉडुलस। xi माइनस xi n1 का मॉडुलस लेस है एप्सिलॉन से, तो यहाँ पे हम xi के मॉडुलस को लिख सकते हैं, इसकी जगह एप्सिलॉन लिखें ग्रेटर हो जाएगा। और xi n1 का मॉडुलस जो है वो k n1 से लेस इक्वल है और ये हमारे लिए i की तमाम वैल्यूज के लिए होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सीक्वेंस x है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। जो सीक्वेंस x है जिसकी टर्म्स xi x1 x2 वगैरह हैं इज बाउंडेड। और बाउंडेड होने का मतलब क्या हुआ
कि ये सीक्वेंस जो x है ये कहां पर है, ये रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंस है और बाउंडेड सीक्वेंस है, और ऐसी सीक्वेंसेस कहां होती हैं, L इंफिनिटी में होती हैं। इसका मतलब है ये x L इंफिनिटी में है। हमने प्रूव कर दिया कि L इंफिनिटी की सीक्वेंस xp जो है वो जिस सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रही है वो सीक्वेंस L इंफिनिटी में मौजूद है। इस बात को लिख लेते हैं। नतीजा ये निकल आया कि L इंफिनिटी जो है वो एक कंप्लीट स्पेस है। हमने प्रूव कर दिया है कि L इंफिनिटी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। लास्ट में मैं जल्दी से चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। हमने प्रूव ये करना था कि L इंफिनिटी जो स्पेस है जिसमें बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली, वो कंप्लीट है। कंप्लीट प्रूव करने के लिए हमने एक कॉची सीक्वेंस ले ली, कोई सी कॉची सीक्वेंस L इंफिनिटी में। कॉची सीक्वेंस होने का मतलब ये है कि हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाएगा कि सीक्वेंस की टर्म्स xp और xq का जो d है वो एप्सिलॉन से लेस होगा जब भी p और q ग्रेटर इक्वल टू n0 होंगे। बेसिकली xp और xq दोनों सीक्वेंसेस हैं और d का मतलब यह है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के डिफरेंस के मॉडुलस का जो सुप्रीमम है वो एप्सिलॉन से लेस है। फिर हमने सुप्रीमम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया कि सुप्रीमम अपर बाउंड होता है, सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होता है। इसका मतलब है कि बेसिकली इस तरह के हर मॉडुलस से ग्रेटर इक्वल है सुप्रीमम। हर xip माइनस xiq का मॉडुलस सुप्रीमम से लेस और इक्वल है, सुप्रीमम एप्सिलॉन से लेसर है, तो xip माइनस xiq का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेसर है फॉर ऑल p एंड q ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए। बेसिकली हमारे पास जो सीक्वेंसेस बन रही थी x1, x2, xp, xq, हमने उन सीक्वेंसेस की फर्स्ट टर्म से एक सीक्वेंस x1p बना ली है, सेकंड टर्म से एक सीक्वेंस x2p बना ली है और थर्ड टर्म से एक सीक्वेंस x3p बना ली है। यहाँ पे इस वक्त साबित ये हो चुका है कि इनमें से हर सीक्वेंस जो है x1p, x2p, x3p वगैरह सारी की सारी कॉची सीक्वेंसेस हैं। यानी हम प्रूव इस वक्त ये कर चुके हैं कि xip जो सीक्वेंस है वो एक कॉची सीक्वेंस है i1 2 3 से n के लिए। ये हर सीक्वेंस जो है ये या तो रियल नंबर्स की सीक्वेंस है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है और कॉची है। हमें पता है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों कंप्लीट स्पेसेस होते हैं। इसका मतलब इनमें से हर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही। जो पहली सीक्वेंस है हमारे पास x1p, वो जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है वो x1 है, x2p जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है वो x2 है। जनरली xip जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है हमारे पास हमने कह लिया वो xi है। और ये जो इन सीक्वेंसेस की लिमिट्स आ रही हैं x1, x2 वगैरह, इनकी मदद से हमने एक नई सीक्वेंस x बना ली और हमने कहा अब हम प्रूव ये करेंगे कि हमारी सीक्वेंस जो xp है वो क्या कर रही है, वो इस सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रही है। हमारे पास सीक्वेंस xp और सीक्वेंस x का d बेसिकली जो है हमने प्रूव ये करना है कि वो लेस देन एप्सिलॉन है। अगर हमने प्रूव ये करना है कि xp सीक्वेंस जो है वो x को कन्वर्ज कर रही है तो हमने प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस की टर्म xp और x का d जो है वो एप्सिलॉन से लेस है, यानी सुप्रीमम ऑफ xip माइनस xi के डिफरेंस का मॉडुलस का सुप्रीमम i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ये एप्सिलॉन से लेस है। क्योंकि हर xip xi को कन्वर्ज कर रही है तो हम लिख सकते हैं लिमिट p अप्रोचेस टू इंफिनिटी xip xi के इक्वल है। और x को कन्वर्ज करना शो करने के लिए हमने फिर xp के कॉची होने का इस्तेमाल किया। इस मरतबा हमने एप्सिलॉन लेने की बजाय एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया। हर एप्सिलॉन के लिए हमें नेचुरल नंबर मिलता है तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन बाय 2 के लिए भी नेचुरल नंबर मिलेगा। उस नेचुरल नंबर का नाम हमने n1 रख लिया। हमने कहा कॉची सीक्वेंस है तो xp और xq का d यानी सुप्रीमम xip माइनस xiq के मॉडुलस का i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। अगर ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है हमने कहा xi जो है हर वो कन्वर्जेंट है, वो xi को कन्वर्ज कर रही है। इसमें लिमिट ले लेते हैं
क्यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पी को फिक्स कर लेते हैं, क्यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसमें लिमिट ले लेते हैं। और हमने इस रिजल्ट का इस्तेमाल किया कि अगर किसी सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस के से लेस हो और उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, तो फिर उस सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो के से लेस और इक्वल होती है। हमने यहाँ पर xi क्यूब में लिमिट ले ली, क्यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये एप्सिलॉन बाय 2 से लेस था, अब हमने कह लिया एप्सिलॉन बाय 2 से लेस और इक्वल है। इस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हमने xi क्यू की जगह xi लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास सुप्रीमम xip माइनस xi के मॉडुलस का जो है वो लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 है, तो ऑब्वियसली फिर वो एप्सिलॉन से लेस है, क्योंकि एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन से लेस होता है। ये dxp और x निकल आया, dxp और x जो है वो एप्सिलॉन से लेस हो गया, तो क्या प्रूव हो गया कि जो सीक्वेंस xp है वो x को कन्वर्ज कर रही है। हमने L इन्फिनिटी में एक सीक्वेंस xp ली थी, वो सीक्वेंस xp जो है वो x को कन्वर्ज कर रही है। बस एक बात और प्रूव कर दें कि ये x जो है ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो प्रूव हो जाएगा कि ये x L इन्फिनिटी में मौजूद है और xp जिस एलिमेंट को कन्वर्ट कर रही है वो L इन्फिनिटी में ही होने का मतलब है L इन्फिनिटी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। हमने x को बाउंडेड होने के लिए इस बात का इस्तेमाल किया है, ये जो हमारे पास सुप्रीमम xip माइनस xi के मॉडुलस का लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल p ग्रेटर इक्वल टू n1 के लिए, इसमें हमने p को फिक्स ले लिया है, पहला नंबर n1 ही ले लिया है। हमने कहा सुप्रीमम लेस है तो हर टर्म भी लेस है, और xi n1 माइनस xi का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है, हर i के लिए ऐसा हो रहा है। हमने n1 को फिक्स किया है, जो सीक्वेंस xi n1 है ये L इन्फिनिटी में मौजूद है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। xi n1 का मॉडुलस जो है वो किसी ना किसी रियल नंबर से लेस और इक्वल है सीक्वेंस की हर टर्म i के लिए। उस रियल नंबर का नाम हमने k n1 रख लिया, और फिर xi का मॉडुलस कैलकुलेट किया ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करते हुए। ये एक नंबर से लेस है, वो नंबर एप्सिलॉन प्लस के n1 है, जहाँ पे हम एप्सिलॉन कोई सा भी फिक्स कर चुके हैं, यानी यहाँ पे राइट साइड पे अब हमारे पास एक रियल नंबर है। सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस एक रियल नंबर से लेस या कह लें लेस और इक्वल है, तो प्रूव हो गया कि ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस x जो हमने बनाई थी ये रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थी, और ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो L इन्फिनिटी में होने के लिए तो यही दो बातें होती हैं। इसका मतलब ये सीक्वेंस x जो है ये L इन्फिनिटी में मौजूद है। हम प्रूव कर चुके हैं कि xp जो है वो x को कन्वर्ज कर रही है, और x जो है वो L इन्फिनिटी में मौजूद है, यानी xp L इन्फिनिटी के ही एक एलिमेंट को कन्वर्ज कर रही है, तो प्रूव हो गया कि हमारे पास L इन्फिनिटी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। आज हमने प्रूव ये किया है कि L इन्फिनिटी स्पेस जो है वो एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। इस तरह से आप स्पेस LP को खुद प्रूव कर लेंगे कि वो भी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। आज के लिए इतना ही।